नमस्कार। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अपने पुराने वाले अंदाज में लौटते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब उनकी नीति काफी बदली हुई है। वो बीजेपी सरकार से भिड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी पर सीधे और कठोर हमले से बच भी रहे हैं। उनका लक्ष्य काफी साफ दिखाई देता है। दो बार भारी बहुमत से दिल्ली और इस बार पंजाब जीतने के बाद उनका मंसूबा उन्हें काफी आगे तक देखने को मजबूर कर रहा ऐसा लगता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन्हें विपक्ष में अपने मुकाबले कोई ऐसा तगड़ा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है। केजरीवाल का देश में जीतने का मंसूबा काफी पुराना रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नजर करीब एक दशक से टिकी हुई है। वो सीधे कहें या 130 करोड़ भारतीयों को साधने के बहाने अपने दिल में दबी हुई इच्छा जाहिर करें, लोगों की भावनाओं को भांपने की कोशिश वो करते रहे हैं। ये बात 2014 से ही बार बार सामने आती रही है। 2014 में कांग्रेस की समर्थन वाली अपनी 49 दिन पुरानी सरकार से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जिस तरह से लोकसभा चुनावों में देश के सैकड़ों लोकसभा क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उतारे, उससे उनका इरादा साफ जाहिर हो चुका है। भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल बिल की हवा बनाकर उन्होंने राजनीति शुरू की थी। वो यहां तक नहीं रुके, वो खुद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी पहुंच गए थे। आपको याद होगा, उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा था। हालांकि तब उनकी लुटिया पूरी तरह से डूब गई थी। सिर्फ पंजाब में पार्टी को कुछ सफलता मिली थी। दिल्ली में तो 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। मोदी लहर में मिली इस पराजय ने आम आदमी पार्टी के संयोजक को सियासी तौर पर तब बहुत हिला दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने ज्यादा उम्मीदें नहीं पाली, लेकिन अगले ही साल दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें 70 में से 67 सीटें जीतने के बाद तो केजरीवाल का सियासी घोड़ा फिर से 7वें आसमान की ओर उड़ान भरने लगा। इसके बाद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव का सीधा मोर्चा खुल गया। पंजाब जीतने के बाद फिर से हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। उनको इतनी बात समझ में आ गई है कि सिर्फ कांग्रेस के वोट के भरोसे वो प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते हैं। उन्हें लगा कि जब तक बीजेपी के समर्थक मध्य वर्ग को वो नहीं लुभाएंगे, मोदी को टक्कर देना मुश्किल है। 2020 के दिल्ली चुनाव में और पंजाब में उन्होंने अपनी यही रणनीति बरकरार रखी और सिर्फ अपने लोक लुभावन नारों और वादों के दम पर उन्होंने चुनाव लड़ा। इसका उन्हें सीधा फायदा भी मिला। पंजाब में उनकी सरकार बन गई और अब पूरे देश में 2 प्रदेशों में उनकी सरकार है। गोवा में भी पार्टी को 2 सीटें मिल गईं। इसके बाद हाल ही के दिनों में उन्होंने जो संकेत दिए हैं, उससे लगता है कि वो फिर अपने 2014 वाले मंसूबे को कामयाब बनाने पर काम कर रहे हैं। अब वो 130 करोड़ भारतीयों की बात करने लगे हैं। वैसे तो वो सीधे से पीएम पद पर दावेदारी नहीं करते हैं, उससे इनकार भी करते हैं। चाहे 2020 का दिल्ली दंगा हो या इस साल अतिक्रमण हटाओ मुहिम जो चलाई गई, उस पर भड़की हिंसा हो, उन्होंने अपनी ओर से यही कोशिश की कि वो किसी भी तरह के ध्रुवीकरण से खुद को बचाए रखें, उससे खुद को दूर रखें। अब उन्हें लगने लगा कि 2024 में बीजेपी के लिए मामला उतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना है। बीजेपी से मुकाबले के लिए जोखिम भी ले रहे हैं केजरीवाल, ऐसा लगता है। केजरीवाल को पता है कि पीएम ने हाल ही में मुफ्त रेवड़ी बांटने की कोशिशों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई थी, उन्होंने निशाना साधा था। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल इसे रेवड़ी नहीं बल्कि कल्याणकारी उपाय साबित करने में लग गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जनता को उपलब्ध करवाना कभी रेवड़ी नहीं है, लेकिन केजरीवाल इसे ऐसे पेश करने में लग गए जैसे बीजेपी की सरकार ये सब भी खत्म करने की मंशा रखती है। इतना ही नहीं, वो बीजेपी पर अपने कथित अमीर मित्रों को रेवड़ी बांटने के आरोप लगाने से भी नहीं चूकते दिखे। वो केंद्र पर दिल्ली सरकार को उसका टैक्स वाला हिस्सा नहीं देने का आरोप लगाते हुए कह चुके हैं कि इन पैसों से बीजेपी सरकार अपने अरबपति कॉर्पोरेट मित्रों का कर्ज माफ कर रही है। इस बीच हमने ये भी देखा कि शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर एक्साइज नीति में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से छापेमारी की कार्रवाई हुई। 14 घंटे छापेमारी चली। सीबीआई ने रिपोर्ट ईडी को भी दे दी और ईडी की भी एंट्री हो सकती है। इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव और बढ़ गया। इस घटना के बाद उनके मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही जेल में भेज चुका है। जब केजरीवाल सिसोदिया के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो इस मौके को भी उन्होंने अपने मूल लक्ष्य के हिसाब से भुनाने की कोशिश की। सवाल अब यह है कि विपक्ष के नेताओं पर क्या केजरीवाल अब भारी पड़ सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2024 में विपक्ष के कितने मजबूत दावेदार हो पाएंगे?
ये बात तो अभी दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन कांग्रेस परंपरा के स्वयंभू दावेदार को छोड़ दें तो विपक्ष के नेताओं में आज केजरीवाल का पलड़ा एक हिसाब से भारी कहा जा सकता है। अभी तक केजरीवाल के अलावा विपक्ष के 3 मुख्य नेता कहें या अनकहे खुद को पीएम की रेस में माने बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी का जिक्र यहां बहुत जरूरी है। के चंद्रशेखर राव बार बार सामने आकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते रहते हैं, और नीतीश कुमार ने जो हालिया अभी सरकार बदली है और जिस तरह से उन्होंने बोला है कि 2014 में जो था वो नहीं होगा 2024 में, तो ये माना जा रहा है कि कम से कम ये 3 नेता इस दौड़ में चल रहे हैं। इन नेताओं की पकड़ अपने राज्य के अलावा कहीं है भी, ये अभी तक कोई साबित नहीं कर सका। नीतीश की दावेदारी तो बिहार में ही सवालों के घेरे में आ चुकी है, लेकिन फिलहाल इन सारे नेताओं में पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी खेमे पर केजरीवाल इसलिए भारी माने जा सकते हैं क्योंकि 2 राज्यों में उनकी सरकार चल रही है। दिल्ली में यह उनका तीसरा कार्यकाल है, गोवा तक में उनकी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, लेकिन पंजाब की 13 और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के दम पर केजरीवाल के लिए यह दावेदारी भी कितनी मजबूत होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।